वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल तेरी राहों में, जो पर्वत हो हट जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं सरोकार। दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर दो फाड़ नजर आ रहा है। एक तरफ यूपी सरकार है जो किसी भी सूरत में एसडीएम का निलंबन वापस लेने को तैयार नहीं, नोएडा में अवैध खनन का जाल फैला है यह मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ आईएएस एसोसिएशन है, विपक्षी पार्टियां हैं और कई और ऐसे स्वयंसेवी संगठन भी सामने आ गए हैं जो ये कह रही हैं कि दुर्गा का सस्पेंशन वापस होना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर दुर्गा के पास रास्ते क्या हैं, आखिर क्या करेगी अब खुद आईएएस दुर्गा। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में अब कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है, तो इधर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर दुर्गा के लिए न्याय की मांग भी की है। लेकिन एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन के मामले में अब तक सस्पेंस ही बना हुआ है। सवाल है अब दुर्गा नागपाल के पास क्या विकल्प है। ये और बेहतर समझने के लिए क्या विकल्प हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी शशांक शुक्ला का। और शशांक हमें बताएंगे कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सामने क्या विकल्प हैं, क्या रास्ते हैं। शशांक। तो क्या दुर्गा को मिलेगी शक्ति? आइए आपको बताते हैं कि जब एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है तो उसके पास क्या रास्ते होते हैं। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यूपी सरकार को क्या करना है। यूपी सरकार को सस्पेंशन के 15 दिन के अंदर केंद्र सरकार को इस सस्पेंशन की वजह बतानी है। इसके बाद राज्य सरकार को सस्पेंशन के 45 दिन के अंदर दुर्गा के खिलाफ चार्जशीट तैयार करनी होगी। अगर वो 45 दिन में ऐसा नहीं कर पाती है तो उसे केंद्र सरकार से मोहलत मांगनी होगी। आमतौर पर केंद्र सरकार इस वास्ते फिर से 45 दिन की मोहलत दे देती है। अब यह जान लीजिए कि दुर्गा को क्या करना होगा। सस्पेंशन ऑर्डर मिलने के 45 दिन के अंदर दुर्गा को केंद्र सरकार के सामने अपील करना होगा। यह अपील डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के मंत्री और सचिव से करनी होगी। इस विभाग के मंत्री खुद पीएम है और इसीलिए इस मामले में फैसला उन्हें ही लेना है। अब यही वजह है कि सोनिया गांधी ने पीएम को इस बाबत खत भी लिखा है। राज्य सरकारों को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए आमतौर पर केंद्र सरकार ऐसी किसी अपील पर गौर नहीं करती, लेकिन ऐसे कम से कम 2 वाकये हैं जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ गई है और उसने अधिकारी का समर्थन किया है। साल 2010 में डीएमके की सरकार ने एक आईएएस ऑफिसर सी उमाशंकर को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि डीओपीटी उसके खिलाफ जाने वाली है तब उसने आनन फानन में सस्पेंशन वापस ले लिया। इसी तरह 2011 में यूपी में आईएएस ऑफिसर प्रमिला शंकर को सस्पेंड कर दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने अधिकारी का पक्ष लिया और उसे बहाल करने का आदेश दिया। बहुत शुक्रिया शशांक आपका इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो क्या रास्ते हैं ये सामने अब तक आए हैं और इन सब के बीच हाईकोर्ट की फटकार, केंद्र सरकार की पुकार, आईएएस एसोसिएशन की गुहार, पार्टी के यलगार के बाद भी नोएडा के एसडीएम दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन अभी टूटा नहीं है। लेकिन उनके सस्पेंशन से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो शख्स है नरेंद्र भाटी। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आज नरेंद्र भाटी खुश हैं, बेहद खुश। और खुश हों भी क्यों ना, महज 41 मिनट में उन्होंने वो कर दिखाया जिससे माइनिंग माफिया की बाँछें खिल गई। सूत्रों के मुताबिक अब आलम यह है कि अगले आम चुनावों में एसपी उन्हें नोएडा से टिकट देने का मन बना चुकी है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। 28 जुलाई को तो भाटी इतने खुश थे कि कादलपुर गांव जाकर उन्होंने लोगों के बीच ये दावा कर डाला कि उसने महज 41 मिनट में एसडीएम को सस्पेंड करवा दिया। लेकिन जैसे ही पर्स एनसीआर पर उसका बयान सामने आया, भाटी के तेवर ढीले पड़ गए। भाटी का एक सच तो आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन जरा रुकिए,
अभी उसके 2 और शख्स से पर्दा उठना बाकी है। पहले सुनिए उसका वो बयान जिसमें वो दावा कर रहा है कि कादलपुर गांव में बन रहे निर्माण से उसका कोई वास्ता नहीं। भाई हम उस बात पे जा ही नहीं रहे। हम मानते हैं उच्चतम न्यायालय का, हम भी सम्मान करते हैं उसकी गाइडलाइन के बिना। हम भी यही कह रहे थे कोई काम नहीं होना चाहिए। आपने भाटी का बयान सुना, अब देखिए ये तस्वीर। हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी ये तस्वीर सबूत है कि कादलपुर गांव में जिस निर्माण को लेकर भाटी का कहना है कि यहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, दरअसल उस निर्माण की नींव ही भाटी ने रखी थी। जिंदर भाटी पे कोई ठेका होगा, कोई एक डंपर, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन, खनन से संबंधित कोई एक फावड़ा भी हमारे घर में मिल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। भाटी की सफाई ये है कि उनके परिवार का कोई शख्स अवैध खनन में शामिल नहीं था। अब देखिए हिंदी अखबार हिंदुस्तान की ये दूसरी तस्वीर। तस्वीर में लाल कमीज में नजर आ रहा ये शख्स है अमन भाटी। अमन नरेंद्र भाटी का भतीजा है और ये तस्वीर बीते 14 जून की है, जब अमन भाटी रेत के ठेके की नीलामी में पहुंचा था। इस तस्वीर में नरेंद्र भाटी के करीबी ओमेंद्र खारी भी हैं, जिन्होंने बीते 10 जुलाई को रेत के लिए 8 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन जब एसडीएम दुर्गा ने उन्हें 2 करोड़ जमा करने का आदेश दिया तो वो फरार हो गए। दरअसल दुर्गा जान चुकी थी कि माइनिंग माफिया का मंसूबा रेत के ठेके को किसी तरह रद्द करवाकर अवैध खनन के खेल को जारी रखना था। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्ल सेंसिया। तो नरेंद्र भाटी के जरिए सरकार का भी सच सामने आता है, जो अवैध खनन को लेकर ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे प्रदेश में या आसपास के इलाकों में। वो ये कहती है कि नहीं दुर्गा शक्ति नागपाल का जो सस्पेंशन हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाइयां परत दर परत किस तरीके से सामने आ रही हैं ये आपके सामने है। हम आगे बढ़ेंगे और इस मसले पर चर्चा के दौर में चलें तो आपको ये बताते चलें कि 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गगन गांधी जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गगन जी से इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप पांडे जी, और दिलीप पांडे जी आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस मसले पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्या ईमानदारी की सजा ये होनी चाहिए, और जो अवैध खनन का जाल फैला हुआ है जिसको लेकर बहुत प्रयास न जाने कब से कही जा रही है बात कि हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक मंच से हो, प्रशासनिक मंच से हो, बहुत मंच से कहा गया है, लेकिन अगर उसका असर दिखा नहीं और उसका असर दिखाने की कोशिश के तहत कोई ईमानदारी से एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो पहले ही कदम पर इस तरीके का जोरदार चोट उसे किया जाए कि वो बिल्कुल चलने के काबिल ही ना हो रहे, तो फिर हम कैसे ये भरोसा कर ले, ये कैसे मान ले कि वो और कोई भी सामने आ सकता है इस तरीके के हालातों से निपटने के लिए, या अवैध खनन या इस तरह का कोई भी मामला क्यों ना हो जहां पर एक नेक्सस की स्थिति बन जाती है, उसको तोड़ने के लिए भला कोई कैसे आगे आएगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। बेशक सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया है, हाईकोर्ट की तरफ से भी खुद इस मामले को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया गया है और इसको लेकर के हस्तक्षेप नजर आता है इस पूरे मामले में, लेकिन सस्पेंशन क्या खत्म हो पाएगा इसको लेकर अभी भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। और ऐसे में बड़ा मसला यह भी हो जाता है कि क्या इन सब के बीच ये माना जाए कि जब तमाम सच्चाइयां और सबूत सामने आ रही हैं उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, सपा की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार इस मामले में कुछ और नई प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं? क्या सस्पेंशन को लेकर के कुछ नई बातें कह सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो उन्होंने एक पिछला बयान दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, अवैध खनन का मामला नहीं है, यहां पर अवैध खनन कहीं कोई नहीं होता है, और जिस दीवार को लेकर के, धार्मिक उन्माद को लेकर के एक मसला बताते हुए सस्पेंशन की कार्रवाई का आदेश देते हैं, वो सच्चाई भी सामने आ गई है कि वहां भी ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट की तरफ से वो आदेश था, निर्देश था, और अगर कोर्ट के आदेश का पालन प्रशासनिक महकमे के लोग या कोई ब्यूरोक्रेट करता है तो फिर गलत क्या है, ये सच्चाई सामने आ चुकी है। और इस मसले पर चर्चा के दौर में आगे बढ़े, गगन गांधी जी के पास भी चलूंगा, दिलीप पांडे जी के पास चलूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आप जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि वीएस चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से आप ताल्लुक रखते हैं। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गगन गांधी जी आपके पास आता हूं, क्या इस मामले में यह माना जाए कि अब सरकार की तरफ से कोई नई प्रतिक्रिया आएगी जो शायद ईमानदारी का भरोसा दिला जाएगी? जैसा कि आपने दिखाया कि ये याचिका सेंटर के पास है, तो मैं सोचता हूँ कि सेंटर ही इसमें कुछ पहल करे कि ये सस्पेंशन वापस लिया जाए,
एक्चुअली सस्पेंशन देखा जाए तो सस्पेंशन मेंटेनेबल ही नहीं है। मैं दो पहलू पे बात करूंगा, एक तो लॉ की बात करूंगा और दूसरा फैक्ट्स की बात करूंगा। फैक्ट्स आपने दिखा दिए, लॉ की बात में मैं बात करना चाहूँगा। लॉ की बात यह है कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं था कि ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। आप एक शो कॉज नोटिस दे सकते थे, उससे पूछ सकते थे कि वो दीवार अगर गिरी 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं हम तर्क के लिए, वो भी तर्क के लिए कह रहा हूँ मैं, तो क्या वो उसमें कितना तथ्य था? आप सीधा उस ऑफिसर को सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि तीन व्यक्ति हैं इसमें। जब ये सरकार बदली, अखिलेश जी आए और इधर हैं दुर्गा शक्ति नागपाल और इधर मैं हूँ, हम तीनों में कॉमनैलिटी है कि एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्या मैसेज दे रहे हैं इस सस्पेंशन से? क्या उसका मनोबल टूट नहीं रहा है? जो नहीं, बहुत बड़ा मैसेज तो खैर अपने आप सामने है और ये समझना होगा। अब वीएस चौहान साहब, क्या आपसे मैं राय मांगू तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि नहीं, हमने और हमारे चेयरपर्सन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, न्याय की मांग की है, या आप ये मानेंगे कि हाँ वाकई ईमानदारी अगर कोई कर रहा है इस प्रदेश में तो उसको इस तरीके की सजा मिल रही है? क्यों? क्योंकि वो उनके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि वो उनके नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा राजनीति या छोटी राजनीति से ऊपर उठ के देखें तो एक ईमानदार ऑफिसर जिसने अपना कैरियर शुरू किया है और उसने जो वैल्यूज़ बनाई हैं वो इस तरह की वैल्यूज़ बनाई हैं कि जहां वो एक अच्छा काम ईमानदारी से कर सके, उस युवा को, जो युवा IAS ऑफिसर हमारी दुर्गा शक्ति नागपाल, ये शायद उनकी पहली पोस्टिंग थी जो SDM यहाँ हुई थी ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने बहुत अच्छा कदम किया। रेत माफिया, खनन माफिया, और खनन माफिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको छोटी राजनीति से ऊपर उठें। खनन माफिया के साथ आपको पता होगा मध्य प्रदेश में भी एक IPS ऑफिसर अपनी जान दे चुके हैं, और यहाँ पे जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। और जो इसमें जो खुशी की चीज़ दिख रही है कि जिस तरह से इस ऑफिसर को जनता का समर्थन मिला है, अक्रॉस पार्टी लाइन समर्थन मिला है, वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, आज आप देखिए कि लोग उसके साथ खड़े हैं, हर तरफ से आवाज आ रही है, युवाओं से आवाज आ रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री बने, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए, युवा हैं, उनसे अपेक्षाएं हैं यूपी की जनता की। एक युवा का जो विजन है, जो एक आने वाला सुशासन है, वो उनसे एक्सपेक्टेड था। ठीक। पर अगर यहाँ लोकल लीडर्स के कहने से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तो चुनौती सामने है चौहान साहब, वाकई वो चुनौती सामने है, सियासी तौर पर है। आप ठीक कह रहे हैं कि अवैध खनन को लेकर के ऐसे भी पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं एक बार दिलीप आपके पास आना चाहूंगा, आप पार्टी से आप हैं। दिलीप, क्या आपको लगता है कि अवैध खनन तक ही केवल सीमित है ये मामला, इस तरह का केस, या फिर सियासी हस्तक्षेप और सियासी दादागिरी से भी जुड़ा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मनोज जी, और मैं इस सवाल का जवाब एक अलग तरह के संदर्भ से अपनी बात को शुरू करते हुए कहूँगा। मेरे हिसाब से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जितने भी विकसित देश हैं दुनिया के, उसमें ब्यूरोक्रेसी का जो हिस्सा है उसको पर्याप्त मात्रा में उसकी वो ऑटोनोमस है, वो अपने ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर है अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने काम को अंजाम देने के लिए। हमारा दुर्भाग्य ये है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। एक सरकार बदलती है और आप अगले दिन के अखबार में देख लें कि इतने IPS ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो गया, वहाँ से यहाँ हो गया। तो ज़बरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर के बीच ये सारे लोग काम करते रहते हैं, और उस बीच अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे कुचल दिया जाता है। किसी बहुत बड़े एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार जो है एक बस की तरह होता है, उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते, या तो उसमें आप बैठ जाइए या उस बस को छोड़ दीजिए, और जिसने भ्रष्टाचार की इस बस के सामने खड़ा होने की कोशिश की है वो कुचल दिया गया है। ये दुर्गा शक्ति नागपाल एक उदाहरण है। इसके अगर पीछे की फहरिस्त उठा के देखना शुरू करेंगे आप, तो IPS नरेंद्र कुमार से लेकर के, और ये लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं वो सब इंगित करता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत देश में कि इस तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के ऊपर बना रहता है, लगातार होता रहता है। गगन, क्या आपको लगता है कि इस मामले में केवल इस पूरे केस को जो है अवैध खनन से जोड़कर देखा जा रहा है, तो सिर्फ ये काफी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, इसके सियासी मायने भी हैं, और सियासी हस्तक्षेप की वजह से ये शायद सब कुछ हुआ है, क्योंकि तमाम उसके एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं, सच सामने आ चुके हैं। चाहे वो नरेंद्र भाटी का वहां पर उसका दीवार के भूमि पूजन को लेकर के बात कहें, या दीवार के शिलान्यास को लेकर के बात कहें, चाहे कोर्ट का आदेश है उसके तहत अगर अफसर जाए वहां पर कोई कार्रवाई करे तो फिर क्यों न जाए, इसकी ये सच्चाई भी सामने आई है। उसके बावजूद अगर यह आदेश दिया जाता है तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि IAS जो है या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको
बहुत ज्यादा वैल्यू देने के मूड में नहीं है सरकार, या इस तरह की कोशिश जो भी करेगा उसके साथ यही सलूक होगा? ये एक आदत, एक फैशन पॉलिटिकल लेवल पे बनते चला जा रहा है। मैं चौहान साहब और पांडे जी से सहमत रहूँगा कि ये करप्शन जो है वो मुद्दा है जिससे सरकार भटकना चाहती है, वो कम्युनलिज्म को आगे ला रही है। और मैं सोचता हूँ जहाँ तक बात है अफसर के काम करने के हस्तक्षेप के अंदर, ये एक माइंडसेट है जो दर्शाता है कि उस अफसर को काम करने की खुली छूट नहीं दी गई, उसके काम में हस्तक्षेप किया गया। और दूसरी चीज़ ये है, मैं कोट करूँगा लॉ से, कि जहाँ जिस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा वहाँ पे आदमी ट्रेड किए जाएंगे। वेयर देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, पीपल विल बी ट्रेडेड इन दैट कंट्री, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। हो क्या रहा है कि जो रूल बुक है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और अफसर के काम करने के अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है। दूसरी बात जो मैं दर्शाना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर यूपी का उठा के देखें, चाहे वो इससे पहले की सरकार रही हो, चाहे जो आज वर्तमान में सरकार है, मैं व्यक्ति पे नहीं जाऊँगा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम को कौन बनाता है? आप और मैं मिलकर ही बनाते हैं। सिस्टम हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम में अगर अच्छे व्यक्ति नहीं रहेंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अच्छे काम करने के लिए, तो सिस्टम बाहर से नहीं आने वाला है। आप उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए कि सिस्टम बाहर से आएगा। आप इसी सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। सिस्टम कंप्यूटर खुद तो नहीं बोलेगा कि मेरे को ये करना है। आप जो उसको फीड करेंगे वो फीड करेगा, वो काम करेगा। तो इस तरीके से ज़रूरत है कि जो आज पॉलिटी का स्तर है, जो पॉलिटिक्स का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आप एक करप्शन जिसको वो रोकना चाह रही थी वो अफसर, उसको आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक गंभीर चौहान साहब, क्या अब तक आप लोगों की एसडीएफ दुर्गा शक्ति नागपाल से कोई बात हुई है पार्टी लेवल पर? मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से अगर कोई हस्तक्षेप होता है तो क्या ये भरोसा भी मिलेगा कि हाँ उस आईएएस के साथ जस्टिस होगा? देखिए, पार्टी स्तर पे मैं नहीं समझता कि उनसे कोई कम्युनिकेशन हुआ है, पर ये मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का न्यायालय, इस देश के सिस्टम्स में कमी नहीं है। कमी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। इस कंट्री का जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट मुझे लगता है कि रूल्स की कमी नहीं है। रूल्स बहुत हैं, चाहे वो करप्शन का मैटर हो, चाहे कोई मैटर हो, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन आता है वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसा गांधी जी ने बोला, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस हद तक हो जाता है कि एक जो वर्किंग, ये जो बोल रहे थे मैं उससे सहमत करता हूं कि जब आपने एक ऑफिसर को एक पावर दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी है, उसको एक्सरसाइज करिए। पर हम राजनीति का स्तर इतना नीचे ला चुके हैं कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली ये हमारे सिस्टम को खराब कर रहा है और इसका परिणाम बहुत गलत होंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं का न्याय होगा, क्योंकि अखिलेश सरकार की भी प्रॉब्लम ये है, ये सांप के मुंह में छछुंदर वाली बात है, ना वो इसको निगल पा रहे हैं और ना वो इसको उगल पा रहे हैं। लेकिन सवाल मैं फिर करूंगा, दिल्ली आते ही आप लोग कहते हैं कि हम सफर हैं, और दिल्ली से जो छूटते ही आप कहते हैं कि नहीं हम बेगाने हैं। देखिए, जहां तक आपने इसकी बात कही, देखिए मैं सिर्फ ये इसलिए बस इतना मेरा मकसद सिर्फ इतना रहा कि इस मामले में अगर और पहले हस्तक्षेप होता शायद आप लोगों की तरफ से, एक सीनियर पार्टी के तौर पर कहें, तो शायद जल्दी परिणाम आ जाते। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सुनिए बात, इसमें जहां तक पार्टी की बात है, जो पहली बात का मैं जवाब दूंगा, देखिए पॉलिटिक्स के, डेमोक्रेसी के कुछ कंपल्शंस होते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट के कुछ कंपल्शंस हैं। मैं उस स्तर पे बात नहीं करना चाहूँगा, पर वो हमारी जो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं और भी जो हैं, वो समझते होंगे इस बात को। ठीक है चौहान साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मैं आपकी बात पूरी करूंगा। छोटा सा ब्रेक लेकर मैं यहाँ पर लौटता हूँ, इस मसले पर और आगे बढ़ेंगे। और अब हाई कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप हुआ है, तो वो क्या ताजा अपडेट है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, उस पर हम रोशनी डालेंगे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाए दिल तो क्या।
दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की वजह अवैध खनन नहीं है। नोएडा में कहीं अवैध खनन नहीं होता। दुर्गा के कुछ खास कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा काम कर दिया उसने अवैध खनन को रोकने को लेकर के। निलंबन के इस मुद्दे पर यूपी सरकार के कुछ इसी तरीके के तर्क नजर आए, लेकिन क्या वाकई हालात ऐसे ही हैं? क्या सच में नोएडा में कहीं अवैध खनन होता नहीं है? सच जानने की कोशिश पॉल्स एनसीआर की टीम ने भी की है और इसीलिए हमारी टीम निकली रियलिटी चेक पर और आपको भी हम लिए चलते हैं इस सफर पर, जो खतरनाक जरूर रहा लेकिन सच सामने आया। एसडीएम दुर्गा नागपाल शक्ति के निलंबन की वजह नोएडा ग्रेटर नोएडा में फैला अवैध खनन नहीं है। नोएडा में कहीं अवैध खनन नहीं होता है, सब कुछ ठीक है। दुर्गा के निलंबन के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ यही तर्क दिए थे। अगर ऐसा ही है तो क्या हकीकत भी ऐसे ही नजर आएगी? पॉल्स एनसीआर की टीम ने यह जानने के लिए रियलिटी चेक किया। हमारी टीम उन इलाकों में पहुंची जहां अवैध खनन का खेल चलता है। अवैध खनन की हकीकत परखने के सफर पर आप भी चलिए हमारे साथ। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रहा था। कहीं बड़े बड़े रेत के गड्ढे, कहीं रेत की ढेर तो कहीं ट्रॉलियों में लदी रेत। इस खतरनाक सफर पर बढ़ते हुए हम सबसे पहले पहुंचे मुर्शदपुर। इस वक्त हम मुर्शदपुर गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रेत इकट्ठी यहां पर गांव वालों ने कर रखी है। दरअसल आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके लिए यहां से रेत जाता है। ये रेत जो है वो खेतों से खोदी जाती है या नदी के आसपास, जो हिंडन नदी है या यमुना कहिए उसके आसपास जितने भी हैं इलाके वहां से खोदी जाती है और यहाँ पर उनको रखा जाता है। इस रेत की कीमत जो मार्केट में है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1500 से 2000 के करीब ट्राली और 5000 के करीब ट्रक का जो है व्यापार यहाँ से होता है और उसी की वजह से ये पूरा बिजनेस फल फूल रहा है। मुर्शदपुर ग्रेटर नोएडा के मध्य में है। इस गांव के अधिग्रहण के बाद काफी लोगों को पैसा मिला। इसके बाद आसपास के इलाकों में बिल्डिंग्स बनने लगे, रोजगार भी मिला, लेकिन इन सब के साथ ये शुरू हो गया अवैध खनन का खेल। गांव के बाहर ही खेतों में बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे थे। आलम ये था कि पूरी जमीन खुद ही सारा सच बयां कर रही थी। हमने तो वहां रेत निकालने के ताजा निशान भी देखे। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी यहाँ पर उदित हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं। उदित, ये बताओ कि आप इस इलाके में कब से रहते हो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर तकरीबन 12 साल से रहता हूँ और अधिकतर ये कि यहाँ पर खनन जो है, यहाँ पर खनन माफियाओं का बहुत ज़्यादा वो है, प्रकोप है और यहाँ पर अक्सर खनन होता रहता है। और ये क्या होता है कि ये तो LMC की ज़मीन है जहाँ पर ये खनन हो रहा है और जो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे पुश्ते के बराबर जिसके गाँव वालों के खेत हैं, खेत में अपना 1 लाख रुपए में 4 दिन 5 दिन उसमें अपना खनन कराते हैं और रेत माफिया हो जाता है। जी, तो यहाँ पर ये जो रेत निकालने का काम है लगातार जारी है। हमारे सहयोगी उदित बता रहे थे कि किस तरह से गांव वाले जो हैं वो इस ज़मीन को ठेके पर देते हैं और उसके बाद यहाँ से लगातार खनन होता है। वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो ये जो रेत है ये काफ़ी फाइन क्वालिटी की है। दरअसल पूरे ग्रेटर नोएडा में जब बूम पीरियड आया, यानी कहे बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ था, तब इस रेत की काफ़ी बुकत हो गई थी, जिसकी वजह से ये रेत काफ़ी महंगा बिकता है। दरअसल जानकार तो ये भी मानते हैं कि ये तकरीबन 500 करोड़ का बिजनेस है, जिसका जो व्यापार पूरे ग्रेटर नोएडा में होता है। हमारे संवाददाता जितेंद्र स्टीफन पहुंचे और इस इलाके में, और वाकई यकीन मानिए जो सच सामने आया है उसके आधार पर जो बातें पहले भी कही जा रही थी वो सच साबित होता नजर आया है कि हाँ वाकई ये इलाका जो है खासकर के ग्रेटर नोएडा, ये खनन माफियाओं का स्वर्ग है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ खनन होता है और बहुत बड़ा टर्नओवर यहाँ पर बिजनेस का भी होता है, देखा गया है। तो एक बड़ा पहलू अब ये भी सामने आया है इस निलंबन के साथ ही। क्या ये भरोसा किया जाए कि सरकार जिस तरीके से इस घटना, इस निलंबन को लेकर के संजीदा नजर नहीं आई है, क्या जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर के अब तक कहती आई है कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्या इस सच हकीकत सामने आने के बाद भी संजीदा हो पाएगी कम से कम यूपी की सरकार? और इस तरह की कोशिशें हर पार्टी से होनी चाहिए, हर पार्टी को भी इन मसलों का सरोकार होना चाहिए। सबसे पहले तो चौहान साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपकी इस वक्त है। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं रहा। अगर अवैध खनन का खेल चल रहा है
इस जी। सस्पेंशन के साथ ये भी एक बहुत बड़ा पहलू सामने आया है, जुड़ा हुआ है, बहुत पास का मसला है। तो क्या अवैध खनन को लेकर के भी संजीदगी दिखेगी अब? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से एकदम से पहले पेपर्स वगैरह में ज़रूर ये पढ़ा जाता था कि अवैध खनन नोएडा में हो रहा है, लेकिन इतना संज्ञान में नहीं था कि इस लेवल की ये चीज़ है। और अब डेफिनेटली एक ऑफिसर को उन्होंने सेक्रीफाइस जिस तरह से किया है, तो जिस तरह से पूरा ये सबके नॉलेज में आ गया, तो डेफिनेटली हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से पूरा प्रेशर, पूरा सब कुछ होगा ताकि इस तरह का जो भी इलीगल काम हो रहे थे इस पे अंकुश लगाया जा सके। और अगर हम ये भी नहीं कर सके तो फिर किसी राजनीति का कोई पर्पस नहीं है। बिल्कुल, ये भरोसा कर सकते हैं हम। गगन जी, बिल्कुल कर सकते हैं। गगन जी, आपका क्या भरोसा कहें, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बनेगी। हम पूरे नेशनल लेवल पर भी अगर देखें तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या भरोसा आपका गगन जी? आप देखेंगे कि जब सस्पेंशन हुआ उसके तुरंत बाद ही हमारी पार्टी ने इसका क्रिटिसाइज किया है और ओपनली आई है कि इसमें इसकी तह तक जाना चाहिए कि ये अगर हो रहा था तो इतने साल से क्यों हो रहा था। और मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि अगर वो कहते हैं कि दीवार गिराने से इन्हें सस्पेंड किया, तो उसके 2 दिन पहले ही एक माइनिंग इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ है इनका। और उस माइनिंग इंस्पेक्टर का दीवार से क्या लेना देना, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कड़ी जाके वहीं से जुड़ी हुई है जिसका मुद्दा आपके थ्रू उठाया गया है। बिल्कुल, ये मसला तो इसका सॉल्यूशन तो जरूर निकलना चाहिए, लेकिन तमाम पहलू हैं। क्या अब जल्दी से दिलीप, आपसे मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। क्या भरोसा करें कि सब कुछ बेहतर होगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है, मैं निराश हूँ, क्योंकि लुक एट द एरोगेंस ऑफ दैट मैन। नरेंद्र भाटी जब कह रहे हैं कि 41 मिनट में, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया, 41 मिनट के अंदर सस्पेंड करा दिया, उस समय उनका जो पॉलिटिकल रिचनेस का जो एरोगेंस है उनकी बात से झलक रहा था। और उस समय जब मीडिया बाइट दिखाई गई थी अखिलेश जी की, तो वो कह रहे कि मैं अभी सुबह से बाहर हूँ, मतलब मैं बेंगलोर में पहुंचूंगा तब इसके ऊपर बात करूंगा। मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा लांघने के बाद क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी वहीं छोड़ के आ जाते हैं? वो भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां वहाँ पे खत्म हो जाती हैं। सवाल यहाँ पे मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि दुर्गा शक्ति नागपाल सस्पेंड हुई है। यहाँ पे यूपी की सरकार ने सरेंडर किया है, माफियाओं के सामने सरेंडर किया है, घुटने टेके हैं और पॉलिटिकल विल पावर नाराज है, इस बात को साबित किया। और ये एक उदाहरण है तमाम सरकारों के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए कि क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे या करने का हक दे पाएंगे अपने अफसरों को, ये सोचना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इसका मैसेज है और बहुत गंभीर पहलू सामने आए हैं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गगन जी, वीएस चौहान साहब और दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम यहीं पर आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि क्या दुर्गा शक्ति नागपाल IAS का निलंबन वापस होगा और इस निलंबन के साथ ही अवैध खनन पर पूर्ण नकेल लग पाएगा। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल, तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाए।